नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर इससे पहले वाला कंसेप्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि पहले इसके पहले वाला कंसेप्ट को जरूर पढ़ें, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। पहले आप लोग जाइए, उस वीडियो को देखिए, फिर ये वाला वीडियो आपको समझ में कंप्लीटली आएगा। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को नहीं पढ़ेंगे अगला वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब कंसेप्ट को स्टार्ट करते देखते हैं। इससे पहले मैं बताया था कि 1852 में जब प्रयोगशाला में मीथेन गैस का निर्माण हो गया था, उसके बाद वाला कंसेप्ट अब पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो क्लास है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड इट मीन्स कार्बनिक यौगिक। अच्छा, कार्बन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, यौगिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस चीज को, कंसेप्ट को समझते हैं और देखते हैं। क्योंकि कार्बन के ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड, मेटल कार्बोनाइल तथा कार्बाइड को छोड़कर कार्बन के अन्य यौगिकों को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये देखिए, ऑक्साइड को, मोनोऑक्साइड को, सल्फेट को, कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को, मेटल साइनाइड को, मेटल कार्बोनाइल को और कार्बाइड को छोड़कर कार्बन के अन्य यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, अब देखिए उसका सेकेंड है कि कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रमुख अवयव। अच्छा देखिए, एक बात जान लीजिए कि इन बाकी सभी जो यौगिक है इनको छोड़ देते हैं, उसके बाद से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसको थोड़ा सा जानना है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो प्रमुख अवयव है वो क्या है? वो है कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होते हैं बाबू? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड के प्रमुख अवयव है, मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। इसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी क्या मिलते हैं? एलिमेंट्स हमको मिल जाते हैं, अवयव मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। ये सभी क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बाद भी ये लोग भी भाग इसमें लेते हैं। स्पष्ट हो गया कि कार्बनिक कंपाउंड में, एक बात समझ लीजिए, कार्बनिक कंपाउंड में या कार्बनिक जो रिएक्शन होने वाला है उसमें प्रमुख जो अवयव है वो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है ना? तो कार्बन और हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्रियाएं हैं, जो रिएक्शंस है वो नहीं हो पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद भी कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं जिसको हम लोग फ्लोरीन कहते हैं, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है और फास्फोरस है। इसके बाद ये लोग भी भाग लेते हैं। तो ये था आपका कंसेप्ट किसका जी? ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड का एलिमेंट्स, जिसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आता है कुछ, देखते हैं कि इनऑर्गेनिक यौगिक क्या होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी ये दिखाई दे रहा है, यहाँ है निकल कार्बोनाइल और कैल्शियम कार्बाइड। ये जितने भी आपको यौगिक दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब किस में आते हैं बाबू? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। ऑर्गेनिक के बाद से जो एलिमेंट्स आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, निकल कार्बोनाइल और कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब मिलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये हम लोगों ने कंसेप्ट को बेहतर तरीका से जान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से अवयव आते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से अवयव आते हैं। इसको आप लोग नोट करें, फिर इसके जस्ट आगे मैं बता रहा हूं। तो अब आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं
कि इसका गुण कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहला जो होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या 60 लाख से भी अधिक है, याद रखिएगा, और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो संख्या है वह 60 लाख से भी अधिक है और इसकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन क्या आ रही है, बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्वलनशील होते हैं क्योंकि इसका ज्वलन ताप उच्च होता है। हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्वलनशील होते हैं क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप होता है बहुत उच्च होता है, जिसके कारण क्या होता है, ज्वलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सहसंयोजक के होते हैं, सहसंयोजक कोवैलेंट के ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो एमपी और बीपी मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, निम्न होता है। याद रखिएगा कि इसका जो एमपी है और बीपी है वो क्या होता है, निम्न होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रायः जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ये जल में नहीं घुलते हैं। क्या कह रहा है जी कि ये जल में नहीं घुलता है। कौन नहीं घुलता बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं घुलता है। ओके, अब देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो और कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो इसकी अभिक्रिया होती है वो धीमे धीमे होती है। कैसे होती है बाबू, वो धीमे धीमे होती है। इसलिए कहा गया है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म मतलब समअवयवता की घटना को करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो समअवयवता की घटना को भी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कि विलायक में घुलनशील होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, घुलनशील होता है। किसमें होता है जी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब विलायक में क्या होता है, वह घुलनशील होता है। आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि बेंजीन हो गया, ध्यान दीजिए, ये बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, इथेन हो गया, कीटोन हो गया, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आराम से घुल जाता है, बाकी सब में नहीं घुलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे। इन्हीं कारण इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कंसेप्ट है, इसको हमेशा याद रखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ध्यान दीजिए, अब जो है, अब हम लोग कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्रोत क्या है, इसके विषय में जानते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता कहाँ से है, किन किन वस्तुओं से मिलता है, किन किन सामग्रियों से मिलता है, इसको देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है इसका दो स्रोत है, एक है नेचुरल, एक है सिंथेटिक। ठीक है, इसके दो स्रोत हैं कि एक नेचुरल और एक क्या है, सिंथेटिक्स। नेचुरल को बोले तो ये एनिमल और प्लांट्स यानी पशुओं और पौधों से प्राप्त किया जाता है, जीव जंतुओं और पौधों से प्राप्त किया जाता है। किसमें जी, नेचुरल में। अच्छा, नेचुरल का अर्थ ही होता है क्या, प्राकृतिक। समझ में आ रहा है ना। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो पशुओं से मिल रहा है और पौधों से मिल रहा है। दूसरा है आपका सिंथेटिक्स, ये कह रहा है कि प्रिपेयर्ड इन लैब या इंडस्ट्री। इसको जो है सिंथेटिक्स जो है, जो आर्टिफिशियल है, इसको हम लोग लैब में तैयार करते हैं या इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। ठीक है ना, वहाँ ये बनता है और मिलता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नेचुरल कुछ उदाहरण देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल। अब हम नेचुरल प्राकृतिक में क्या क्या मिलता है, तो प्रकृति में मिलता है, पहले आपको मिलेगा विटामिन्स। क्या मिलेगा, विटामिन्स। उसके बाद मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किसे मिलता है जी, पोटैटो में मिलता है। आलू, आलू नाम सुना है ना आप लोग, सब्जी तो खाते ही होंगे आलू का। तो आलू अगर अधिक खाते हैं तो उसमें आपको मिलता है, अधिक खाएं चाहे कम खाएं, आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मिलता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसे मिलता है जी, तो दूध में मिलता है, मीट में मिलता है, मछली में मिलता है। ये सब मीट, मछली, दूध आप खाते हैं तो उसमें आपको मिलता है प्रोटीन्स। ठीक है। अच्छा, ऑयल, ऑयल जो है तेल, एक होता है सिंपल तेल, एक होता है फैट वाला तेल। मतलब बोले कि एगो तेल होता है, एगो मोटा करने वाला तेल होता है। समझ में आ रहा है ना।
वो दोनों तेल ही है, लेकिन दोनों तेल जो है वह कहाँ मिलता है, नेचुरल से प्राप्त करते हैं। जैसे हम तेल को हम लोग सोयाबीन का भी तेल हो सकता है, सरसों का भी तेल हो सकता है, नारियल का भी तेल हो सकता है। ये सारा का सारा जितना भी तेल है वह तेल हम लोग प्राप्त करते हैं कहाँ से बाबू, ये हम प्राप्त करते हैं नेचुरल से, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। अब मिलता है आपको एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक्स। अब देखते हैं। अच्छा, आरडीएक्स बम ब्लास्ट वाला काम आप लोग सुने ही होंगे। बम ब्लास्ट, जहाँ बम ब्लास्ट होता है वहाँ क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, आरडीएक्स का किया जाता है, आरडीएक्स होता है। उसका मिलता है टीएनटी। टीएनटी भी आपको प्रयोगशाला में, लैब में, इंडस्ट्री में ही तैयार किया जाता है। एक होता है टीयर गैस, यानी आंसू वाला गैस, जो आंसू, जिसको गोला मारने से आंख से आंसू निकलने लगता है, बिना रोए हुए भी व्यक्ति रोना स्टार्ट कर देता है। कब? जब उसको आंसू का गोला मारते हैं तब। तो ये मिलता है टीयर गैस, किससे मिलता है, CCl3NO2। अब मिलता है रबर। अच्छा, रबर तो आजकल देखे होंगे कि आप लोग, रबर का अधिकतर उपयोग हर एक सामग्री को बांधने में, बनाने में किया जा रहा है। तो रबर को भी हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में या लैब में भी तैयार किया जाता है। उसका मिलता है प्लास्टिक। देखिए, प्लास्टिक जो है हमारा दैनिक जीवन में उसका उपयोग है, लेकिन उतना ही वह घातक है। प्लास्टिक जो है, अभी सरकार उस पर बैन लगाई हुई है कि प्लास्टिक का कम उपयोग करें, आप लोग जो नेचुरल चीज़ों को उपयोग करें। ये बात बिल्कुल सही है, हमको प्लास्टिक पर कम ध्यान देकर जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो प्लास्टिक हो गया। और मिलता है एल्कोहल, शराब। आप लोग वाइन वगैरह देखे होंगे, शराब और पीते होंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ हम लोग इंडस्ट्री में तैयार करते हैं, लैब में तैयार करते हैं। तो ये आपका रहा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग का ये क्लास अच्छा लगा है। अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।